हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और काफ़ी समय से उत्तराखंड के इतिहास की क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और आज जो है अब से हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की क्लास को। ठीक है ना। उत्तराखंड के जो इतिहास चल रहा था, इससे पहले मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और कुणिन वंश जो है, कार्तिकेयपुर राजवंश, उनका जो है प्रशासन, मध्यकालीन कत्यूरी शासन, सब कुछ हम करा चुके हैं। ठीक है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं वो सब वहाँ पर है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक टॉपिक था जिसको स्टार्ट करना था, कुमाऊं का चंद्रवंश। जो है काफी बच्चों ने ये पढ़ा भी नहीं था, पहली बार, जब दूसरी बार स्टार्ट हो रहा है तो आज हम इसको जो है शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी पहली क्लास है कुमाऊं के चंद्रवंश की, और अभी देखते हैं कि कितनी क्लास होगी। हम मेन राजा आपको कराएंगे जिन्होंने कार्य किए हैं, या किस तरीके से जो है प्रशासन शासन चला है और कब तक। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज इसके बारे में, इसकी भूमिका को बनाते हैं, किस तरीके से, कहाँ से इसके स्रोतों हमें पता चलते हैं, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, राजधानी और किन किन जो है इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या क्या कहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रवंश की। कुमाऊं का चंद्रवंश इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना कुमाऊं में हुई थी। और हमारे उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में जो है चंद्रवंश चला है, और गढ़वाल मंडल में पवार वंश चला है, वो भी हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो यहाँ से ध्यान रखना है आपने, 700 ईस्वी से 1020 ईस्वी, 700 ईस्वी से 1020 ईस्वी नहीं, बल्कि सात, कभी कुछ कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई वो 700 ईस्वी में हुई है, जबकि सोमचंद को माना जाता है, सोमचंद का कार्यकाल 700 से 721 ईसा पूर्व है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1020 ईस्वी लिखा है, तो ये ज्यादा मान्य, सर्वमान्य जो है तिथि है, क्योंकि 1020 की बात करें तो जो है ये आता है कि 10वीं शताब्दी के आसपास कोई ब्रह्म देवता जो सुई राज्य में शासन करता था, उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है सोमचंद से कराया, और सोमचंद ने वहीं पर चंद्रवंश की स्थापना कर दी। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कब तक चला है, तो 1790 तक चला है। 1790 में कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार हो जाता है और चंद्रवंश समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। गोर के पूरे कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है। तो आप याद रखेंगे 700 या 1020 ईस्वी से 1790 तक। ठीक है। अब इसके बारे में हमें जानकारी का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ लेख हमारे यहाँ मिलते हैं, तो कौन कौन से लेख हैं जिनसे हमें जो है चंद्रवंश की जानकारी का पता चलता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, एक है क्राचल देव का लेख, क्राचल देव का लेख। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि क्राचल देव ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो है उसके लेख स्थापित हुए थे, उसकी जानकारी हमें पता चलती है, और उस समय जो है चंद्रवंश का राजा कोई शासन कर रहा होगा, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे क्राचल देव का लेख, इससे भी हमें जो है किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रवंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरी जानकारी आप यहाँ से याद रखेंगे, साथ साथ लिखते भी रहे आप, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गोपेश्वर त्रिशूल लेख आप सबको पता है कि चमोली से मिला है, चमोली में गोपेश्वर है, वहां से जो है गोपेश्वर त्रिशूल लेख हमें मिला है, और उससे भी हमें जो है चंदू की जानकारी का पता चलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बास्ते ताम्रपत्र, ध्यान से करना है इसको, बास्ते ताम्र पत्र। ठीक है। अगर मैं बात करूं बास्ते ताम्रपत्र की, तो बास्ते ताम्रपत्र में चंदू के मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। किसका? मांडलिक राजाओं, मांडलिक राजाओं का पता चलता है किस ताम्रपत्र में, तो बास्ते ताम्रपत्र में। अब मांडलिक राजा क्या होते थे, जैसे सोमचंद की बात करें, जो पहला राजा है इस वंश का, सोमचंद एक मांडलिक राजा था। मांडलिक राजा वो होते थे जो डोटी या नेपाल के राजा को टैक्स दिया करते थे, उनके अधिक्षण में थे। ठीक है ना। तो जो उन्हीं को मांडलिक राजा कहा जाता था, यानी कि वो किसी के अधिकार में थे। ठीक है ना। तो जैसे सोमचंद की बात करें, सोमचंद एक मांडलिक राजा था जो डोटी के जयदेव को जो है कर दिया करता था, और यानी कि डोटी का राजा उस समय जो है सोमचंद के समय जयदेव था। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अभी पढ़ाएंगे उसको आगे, पहले आप याद रखेंगे बास्ते ताम्रपत्र से चंदू के मांडलिक राजाओं का पता चलता है कि 10 मांडलिक राजा थे, 9 मांडलिक राजा थे, थोरचंद से पहले के राजा सभी मांडलिक राजा कहलाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मूनाकोट ताम्रपत्र, मूनाकोट ताम्रपत्र, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें मूनाकोट ताम्रपत्र की, तो इसमें हमें क्या पता चलता है,
तो यहां से ध्यान रखेंगे, इसमें चंदों के करों का पता चलता है। जो चंद शासकों ने जो टैक्स लगाए थे उनका पता हमें किससे चलता है, तो यहां से याद रखेंगे आप, मूनाकोट तामपत्र से चंदों के करों का पता हमें जो है क्या होता है, चलता है। ठीक है ना। उसके बाद अगली बात करेंगे मझेड़ा तामपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र, ठीक है, ये पिथौरागढ़ से हमें मिला है। और इस मझेड़ा ताम्रपत्र में बम शासकों की जानकारी मिलती है। किसकी? बम शासकों का पता चलता है। ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है मझेड़ा ताम्रपत्र से जो है, जो कि हमें पिथौरागढ़ से मिला है, इससे हमें बम शासकों का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से यहां पर आप याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो है बात, जो कि आप पेपर में भी कई बार पूछ लेता है, आप याद रखेंगे, ग्रंथ है मानोदय काव्य। मानोदय काव्य, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मानोदय काव्य ग्रंथ जो है वो भरत कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत कवि ने। और इस मानोदय काव्य से बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमें जो है मिलती है देखने को, वो क्या है? इसमें हमें चंदों की वंशावली मिलती है। क्या मिलती है? वंशावली। तो चंदों की वंशावली हमें जो है कहां से मिलती है? तो मानोदय काव्य से हमें जो है चंदों की वंशावली मिलती है। ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसको आपने समझ लिया, कराचल देव के लेख से पता चला, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चला, वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है, मोनाकोट में इनके करों का पता चलता है, और मझेड़ा ताम्रपत्र में बम शासकों की राजधानी जो है जानकारी मिलती है, जैसे विजय बम। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। और मानोदय काव्य से हमें चंदों की वंशावली मिलती है कि भैया चंदों के जो वंश थे, किसके बाद कौन राजा बना, इनकी वंशावली मानोदय काव्य ग्रंथ से मिलती है, जो कि भरत कवि का है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें संस्थापक की, संस्थापक यानी कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन है और संस्थापक किसको माना जाता है, ये आप यहां से याद रखेंगे। किसने चंद्रवंश की स्थापना की थी? प्रश्न पेपर में आता है, तो ध्यान से करना है। तो पहले आपने यहां से ध्यान रखना है, अगर हम बात करें एटकिंसन की, किसकी? एटकिंसन, इसके बारे में सुना होगा आपने, ये काफी लिखा है उत्तराखंड के इतिहास से। एटकिंसन की बात करें, और दूसरे व्यक्ति हैं वॉल्टन। वॉल्टन, एटकिंसन और वॉल्टन चंद्रवंश का संस्थापक जो मानते हैं वो सोमचंद को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोमचंद। बल्कि वॉल्टन कहते हैं कि भैया प्रयाग के निकट जो है वो कहां से आया था? झूसी से आया था, ऐसा कुछ है। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं बद्रीदत्त पांडे, इसकी बद्रीदत्त पांडे, आप लिख लेना इसको पूरा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा है 1937 में। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा 1937 में, जो कि जेल में के अंदर उन्होंने लिखा है। और काफी सारी बातें मैंने आपको बद्रीदत्त पांडे के बारे में पढ़ाई थी, आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास को लेकर, कुली बेगार आंदोलन को लेकर, अल्मोड़ा अखबार को लेकर। बहुत फेमस व्यक्ति हैं बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे जो है चंद्रवंश का जो संस्थापक मानते हैं वो थोहर चंद को मानते हैं। किसको मानते हैं? थोहर चंद को। ये आप यहां से याद रखें। इसका मानने का कारण क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। थोहर चंद को इसलिए मानते हैं बद्रीदत्त पांडे चंद्रवंश का संस्थापक कि थोहर चंद स्वतंत्र शासक है, मांडलिक राजा नहीं है। यानी कि थोहर चंद ने जो है डोटी के राजाओं को टैक्स नहीं दिया। हो सकता है इस वजह से बद्रीदत्त पांडे थोहर चंद को इस वंश का राजा मानते होंगे। ठीक है ना, संस्थापक मानते होंगे। लेकिन आपको अगर पेपर में आएगा तो ध्यान से बात को सुनना, तो आप याद रखेंगे कि सोमचंद जो है वो क्या है? चंद्रवंश का क्या है? संस्थापक है। ठीक है ना, इसी ने चंद्रवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आ जाती है बात, यहां से याद रखेंगे आप, बात करेंगे हम इनकी राजधानी की। किसकी बात करेंगे? तो राजधानी के बारे में आप यहां से याद रखना। कई बार राजधानी को भी पूछ लेता है कि चंदों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, या दूसरी राजधानी कौन सी थी, या तीसरी राजधानी कौन सी थी। जिस प्रकार से पवार वंश के शासकों की राजधानी बदली है, उसी प्रकार से इनकी राजधानी की अगर बात करें तो मैंने केवल 1 और 2 नंबर लिखा है, क्योंकि इनकी राजधानी 2 ही हुई है। ठीक है ना। बहुत लंबे समय तक जो इनकी राजधानी थी पहले नंबर पर वो आएगी चंपावत। क्या आएगी? चंपावत। ये काफी लंबे समय तक चंदों की राजधानी रही, क्योंकि चंपावत से ही चंद्रवंश स्टार्ट हुआ और यही इनकी काफी लंबे समय तक राजधानी रही। उसके बाद इस वंश का एक राजा आता है बालो कल्याणचंद, और बालो कल्याणचंद राजधानी को उठाकर लेकर चले जाते हैं अल्मोड़ा। कहां पर? अल्मोड़ा। ये आप यहां से याद रखेंगे।
अल्मोड़ा। ठीक है, तो चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी चंपावत और दूसरी जो राजधानी थी वो थी अल्मोड़ा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसकी भूमिका बताई है। अब हम स्टार्ट करेंगे चंद्रवंश को, किस तरीके से चंद्रवंश स्थापित हुआ था। बात करेंगे चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपने। आपने पहले यहाँ से समझना है, मैंने यहाँ पर लिखा है 10वीं शताब्दी। क्या लिखा है? 10वीं शताब्दी। तो यहां से आप याद रखेंगे 10वीं शताब्दी के आसपास। तो अगर हम इसको 10वीं शताब्दी मानते हैं तो ये वाली जो तिथि है हमारे पास, ये ऑथेंटिक तिथि हमको जो है क्लियरली पता चलता है कि 1020 के आसपास ही चंद्रवंश की स्थापना हुई होगी। लेकिन अगर हम सोमचंद के कार्यकाल, उसके कार्यों को देखते हैं तो हमें लगता है कि 700 ईस्वी में ही जो है चंद्रवंश की स्थापना हो गई होगी। ठीक है ना। अब उसका कारण क्या हो सकता है वो आगे बात करेंगे। तो पहले आपने ध्यान रखना है कि 10वीं शताब्दी के आसपास लोहाघाट जो कि चंपावत में पड़ता है, वहां पर एक सुई राज्य होता था। क्या होता था? सुई राज्य। और उस सुई राज्य पर ब्रह्मदेव क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। मैंने जब आपको मध्यकालीन कत्यूरी शासन पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो जाकर देख सकते हैं मध्यकालीन कत्यूरी शासन के बारे में, तो वहां से आपको पता चला होगा कि स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से हमें पता चलता है कि कत्यूरी वंश जो है, ये कत्यूर जो थे वो 22 भाई थे। और जब इस वंश का बिखराव हुआ 10वीं शताब्दी के आसपास या 13वीं शताब्दी के आसपास, तो इसकी जो शाखाएं थी वो अलग अलग क्षेत्रों में उत्तराखंड के फैल गई, जिसमें मैंने आपको बताया था कत्यूरी बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, डोटी सीरा सुई। ठीक है ना। डोटी सीरा सुई, ये सब जो है शाखाएं थी, इनमें ये विभाजित हो गई। इनमें सबसे जो प्रमुख शाखा थी वो थी कत्यूरी बैजनाथ शाखा, जिस पर मध्यकालीन कत्यूरी शासन की स्थापना जो है कत्यूरी राजवंश के नाम से अशांति देव ने की थी, जिसको अशांति देव वंश भी कहा गया। और उसी का अंतिम राजा आपने पढ़ा था कि ब्रह्मदेव था। क्या था? ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव सुई राज्य पर कैसे गया? तो हमें ये पता चलता है कि 1398 के आसपास जो है तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया तो उसने हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था, या जो है वो तराई बाबर क्षेत्र जो हमारे थे उस पर अधिकार कर लिया था। तो हो सकता है कि ये कहा जाता है कि ब्रह्मदेव का सामना जो है वो तैमूरलंग से हुआ था। तो हो सकता है कि ये उससे जब पराजित हुआ हो तो भागकर सुई राज्य में आ गया हो। कहां पर आ गया हो? सुई राज्य में आ गया हो। तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है चंद्रवंश की स्थापना को करते समय कि 10वीं शताब्दी के आसपास सुई राज्य हुआ करता था लोहाघाट चंपावत में, और वहां पर शासन कर रहे थे ब्रह्मदेव। कौन कर रहे थे? ब्रह्मदेव। अब आपने यहां से देखना है कि क्या कारण हुए थे चंद्रवंश की स्थापना के। तो यहां से आप याद रखेंगे, अगर हम बात करें जगह आपने याद रखनी है झूसी। झूसी ब्रैकेट में लिखेंगे प्रयागराज। झूसी प्रयागराज। ठीक है। अगर मैं बात करूं झूसी प्रयागराज से, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सोमचंद। सोमचंद। ठीक है। और यही चंद्रवंश का संस्थापक भी है। सोमचंद आया था, अकेले नहीं आया था, कहते हैं कि 27 आदमियों को अपने साथ लेकर आया था। इसके साथ 27 आदमी और थे। ठीक है। और ये जो है करने क्या आया था, तो ये आप यहां से याद रखेंगे कि ये तीर्थ यात्रा पर आया था। किस पर? तीर्थ यात्रा पर ये आया था। कौन? तो सोमचंद तीर्थ यात्रा पर आया था। कितने आदमियों को लेकर? 27 आदमियों को लेकर आया था। तो कहा जाता है कि इस ब्रह्मदेव की पुत्री थी जिसका नाम था रमा। ठीक है। और रमा का विवाह ब्रह्मदेव ने सोमचंद से कर दिया। क्या हो गया? विवाह हो गया। ठीक है। तो रमा का विवाह ब्रह्मदेव ने सोमचंद से कर दिया, अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से। और जब विवाह होता है तो आपको पता है कि विवाह में मिलता है क्या? विवाह में मिलता है दहेज। क्या मिलता है? दहेज। तो यहां से आप याद रखेंगे दहेज। तो विवाह में मिला है दहेज। अब दहेज स्वरूप जो है ब्रह्मदेव ने सोमचंद को बहुत सारे चीजें दी थी, जिनमें दो बड़ी प्रमुख थी। बड़ी प्रमुख क्या थी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसने जो है इसको दी थी 15 बीघा जमीन। क्या दी थी? 15 बीघा जमीन। ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है। एक तो 15 बीघा जमीन दी थी, और जहां पर जमीन दी थी वहां पर इसको एक जो है छावनी भी दी थी जिसका नाम था कोतवाली छावनी। कोतवाली छावनी। ये आप यहां से याद रखेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि सोमचंद से जब ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो इसको दहेज स्वरूप 15 बीघा जमीन और एक कोतवाली छावनी दी थी। किसको दी थी? सोमचंद को दी थी। अब ये जो कोतवाली छावनी है इसको आप ध्यान से देखना। इस कोतवाली छावनी के अंतर्गत जो है सोमचंद ने एक किला बनवाया था जिसका नाम था राजबुंगा किला।
ये आप याद रखेंगे। कौन सा किला था? राजबुंगा किले का निर्माण करवाया। पेपर में आता है कि राजबुंगा किला किसने बनवाया था? तो सोमचंद ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? तो कोतवाली छावनी में चंपावत में बनवाया था। ये सारा प्रोग्राम जो चल रहा है चंपावत में ही चल रहा है। और कहते हैं कि सोमचंद ने जब राजबुंगा किले का निर्माण चंपावत में कराया लोहाघाट के पास, तो यहीं पर इसने जो है चंद वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और अपना शासन शुरू कर दिया, स्टार्ट करना। ठीक है, अब यहां से एक चीज आपने ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है? ये रखना है कि सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की, तो इसके सामने यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना, अपने वंश को चलाने के लिए बड़ी चुनौतियां थी। चुनौतियां का सामना करना था इसने। क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिस समय सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की, उस समय इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कुछ नाग, हंस, गंधर्व, ये सब बहुत जातियां जो है यहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, और इन सब जो जातियां थी, इन सब के दो बड़े प्रमुख व्यक्ति थे, दो वर्ग थे जिनको जो है अपने अधिकार क्षेत्र में रखना था। वो इन्हीं के अंतर्गत सारी जातियां आती थी। नंबर एक, यहां से आप याद रखेंगे, नंबर एक थे मेहरा। ठीक है, और नंबर दो पर जो है दूसरे थे फर्त्याल। क्या थे? फर्त्याल। ये आप याद रखेंगे। दो वर्ग होते थे चंद्रवंश के समय, जब चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की, एक मेहरा और एक फर्त्याल। अगर यहाँ पर शासन करना था तो इन दोनों वर्गों को अपने अधिकार में लेना था। ठीक है, और उसके अलावा दो बातें आप और याद रखेंगे कि कुछ जातियां हुआ करती थी, जैसे कालू, कुछ जातियों के वर्ग थे जो कि और महत्वपूर्ण थे, जैसे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये कुछ जातियां हुआ करती थी, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। जो अन्य जातियां थी या इनके अंतर्गत भी जो जाति आती थी, वो सब इनको जो है क्या करते थे, इनको मतलब संभालते थे। ये इनका सबका देखरेख करते थे, मेहरा और फर्त्याल। ठीक है, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अब सोमचंद के सामने चुनौती थी कि भैया कैसे चंद्रवंश की स्थापना हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है करने नहीं देंगे। कोई बाहर का व्यक्ति अगर कोई वंश स्टार्ट कर रहा है, तो इसने क्या किया कि कार्की, बोरा और तड़ागी और चौधरी को अपने 4 किलेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है ना, ये आप समझेंगे यहां से। जैसे इसका ये किला है, तो कार्की यहां पर है, बोरा यहां पर है, चौधरी यहां पर है और जो है तड़ागी यहां पर है। तो इनको जो है चारों को जो है क्या कर दिया, अपना किलेदार नियुक्त कर दिया। और इन चारों को कहा जाता था चार आल, चार आल कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 4 किलेदार नियुक्त किए जिनको चार आल कहा जाता था। अब ये तो आगे मतलब ये आप समझ सकते हैं, किलेदार ये जो है गार्ड नहीं बिठाए थे उसने, ये उसने अपने स्तंभ बनाए थे। अपने किले के 4 स्तंभ थे या इस साम्राज्य के 4 स्तंभ थे, इनको बाटले में उतार दिया। ठीक है ना, अब ये जो थे मेहरा और फर्त्याल, इन सबको जो है मंत्रियों और सेनापतियों के पद दे दिए। हालांकि जो है ये जो आपका तड़ागी था, इन्हीं में से कालू तड़ागी था जो कि सोमचंद का सेनापति था। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं यहां से, इसने अपने 4 किलेदार नियुक्त किए, 4 आल कहा जाता था जिनको, और मेहरा और फर्त्याल को जो है मंत्रियों के पद दिए अपने राज्य में। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहां से याद रखेंगे चंद्रवंश की, वो ये है कि जो बूढ़े लोग होते थे और सयाने लोग होते थे, उन सबको भी जो है अपने अधिकार में करना था, अपने जो है तरफ करना था। तो सोमचंद ने बूढ़े और सयानों की नियुक्ति जो है गांव में कर दी कि भैया तुम इस गांव के सयाने हो, तुम इस गांव के बूढ़े हो, ये सब करके जो है उनको फिक्स कर दिया। अब जाकर इसने जो है शासन करना स्टार्ट किया। तो इसके शासन के कुछ जो है महत्वपूर्ण काम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप यहां से याद रखेंगे। फिर सीधा हम सोमचंद के बाद अगला राजा पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे सोमचंद की, कि इसने जो है कुमाऊं में पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। ये आप याद रखेंगे। तो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की? चंदों ने शुरू की। और चंदों में किसने शुरू की? तो सोमचंद ने शुरू की। ये आप यहां से याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे आपने देख लिया कि इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, लिख सकते हैं, जिनको 4 आल कहा जाता था। मेहरा और फर्त्याल को जो है मंत्रियों के पद दिए, बूढ़े और सयानों की नियुक्ति गांव में कर दी। ठीक है ना, उसके बाद इसने जो है दूसरा काम एक किया था राज्य विस्तार करने के लिए, इसने जो है दूना कोट, यहां से आप याद रखेंगे, दूना कोट के रावत राजा को परास्त किया। सबसे पहले ये इसका काम है कि इसने दूनाकोट के रावत राजा को परास्त कर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है ना, और जो है कुमाऊं में जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया।
और ये चंदों ने शुरू की थी और चंदों में सोमचंद ने शुरू की थी, ठीक है ना। और बाकी अपने 4 किलेदार नियुक्त कर लिए। और एक इसका सेनापति बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने इसमें से आपको बताया तड़ागियों में से था, जिसका नाम था कालू तड़ागी। ये इसका क्या था, सेनापति, इसको सेनापति नियुक्त कर दिया इसने, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था सोमचंद, और सोमचंद की फिर जो है क्या हो जाती है 721 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अगले राजा जो है गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है ना। तो अगले राजा को हम अगली वीडियो में करेंगे, जितने भी राजा हो सकते हैं। कोई बड़ा राजा होगा तो इसको एक वीडियो में लेकर आएंगे, आपको मिलेगा पार्ट 1 है ये। अब इसके जितने भी सीरीज चलाएंगे हम, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको जो है पूरा चंद्रवंश इसमें मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसका अगला पार्ट भी जरूर देखें और पूरे चंद्रवंश को पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।